बढ़ती है बाज़ारों का जी, बिल्कुल उतार-चढ़ाव। सर। जी, थैंक यू सर। तपिश जी, वेलकम टू मेट्रो मनी। नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तपिश जी की आवाज़ नहीं आ रही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। नमस्कार आप दोनों को। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते, आप कैसे हैं कैसे आप? हैं? ऑल गुड मैम, थैंक यू फॉर। ग्रेट, ग्रेट। तपिश जी, सबसे पहले आप बताइए मार्केट के बारे में। आज कई दिनों के बाद मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो क्या कमेंट्स रहेंगे आपके? मैम, लास्ट जो मेजर इकोनॉमिकल इवेंट हुआ था वो हमारा हुआ था जब फेड यूएस का इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ था। उसके बाद एक जी, सेंटिमेंट पॉजिटिव होने लगे थे और रेट हाइक उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। मतलब कि अभी रेट हाइक फर्दर होने हैं, बट उतने अग्रेसिवली रेट हाइक नहीं होंगे, उतनी अग्रेसिव फेड की पॉलिसी नहीं होगी। उसके बाद हमने हम्म, कोई भी मेजर इवेंट नहीं देखा। हालांकि यहाँ पे यूरोपियंस यूरो जोन के काफी कंट्रीज के इन्फ्लेशन आए जो कि पहले से भी ज्यादा थे, मतलब डबल डिजिट में ही थे, 10% से ज्यादा थे। बट उनसे मार्केट को ज्यादा लेना देना नहीं है, ग्लोबल मार्केट को ओवरऑल। अब ग्लोबल मार्केट के लिए जो नेक्स्ट इवेंट है वो 15 दिसंबर को एफओएमसी की मीटिंग है। अब एफओएमसी की मीटिंग में वो 75 करते हैं, 50 बेसिस पॉइंट करते हैं। ये सरप्राइजिंग है क्योंकि हाँ, यहाँ पे सेंटिमेंट जरूर थोड़े स्टेबल होने लगे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता हुआ फ्यूचर में नहीं दिखा तो एफएमसी यहाँ पे 75 का रेट हाइक वापस भी कर सकता है, जो कि सरप्राइजिंग होगा। मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, मार्केट 50 का ही एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड जो सेंटिमेंट्स है वो अभी जरूर थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं, बट वो सेंटिमेंट पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं हुए। कभी भी यहाँ पे हम एक सेंटिमेंट वापस हिट ऑफ होते हुए देख सकते हैं। अभी 15 दिसंबर तक कोई भी ग्लोबल इवेंट मार्केट को ड्राइव नहीं करेगा। डोमेस्टिक जी, फैक्टर्स से ही या छोटे मोटे फैक्टर से इम्पैक्ट कर देंगे। जैसा आपने भी बोला, अभी जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो चाइना का कोविड है कि जी, अभी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है चाइना पे। तो वो जरूर एक जी, हो सकता है जो अभी तो मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है और इमिडिएटली मार्केट का उसमें कोई बड़ा इम्पैक्ट होने हम्म, के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। बट अगर ये सिचुएशन काफी ज्यादा बड़ी रही तो वो जरूर एक ट्रिगर कर सकता है एफओएमसी से पहले। बाकी एफओएमसी तक जी, मार्केट में न्यूट्रल स्टैंड रहने के ही चांसेस हैं। जी, बिल्कुल। और तपिश जी, अभी जो मार्केट में उतार चढ़ाव है, तो हम दर्शकों को इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में हम चर्चा करना चाह रहे थे, ताकि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें आइडिया हो कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम खासकर मीडियम और लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे। तो आप हमें बताइए कि एक आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? मैम, सबसे पहले यहाँ पे मीडियम या जब हम लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें तो देखना पड़ता है कि इकोनॉमी कैसे चल रही है। इकोनॉमी हम्म, ग्रोइंग इकोनॉमी है, रिसेशन में इकोनॉमी है। तो पहले क्या होता था, पहले रिसेशन इकोनॉमी हमें तब पता चलती थी जब लेमन ब्रदर्स बैंक करप्सी फाइल कर देता था, तब मार्केट गिरना स्टार्ट होता था। बट अभी लोग हम्म, काफी मेच्योर हो गए हैं, इकोनॉमिकल पैरामीटर्स को लोग ट्रैक करते हैं और सभी में काफी ज्यादा अवेयरनेस भी है। इस बार टेक्निकल रिसेशन से आने के पहले ही, काफी पहले लोग रिसेशन की बातें करने लगे थे। जब इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, रेट हाइक होने स्टार्ट हुए, तब से इन्फ्लेशन की बात हो गई। और एक्चुअल में इन्फ्लेशन का उतना ज्यादा असर देखने को नहीं हुआ मैक्सिमम देशों पे, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता था इन्फ्लेशन आ सकता है। सेंट्रल बैंक्स भी उसको उस पर टाइटली वर्क कर रहे थे। तो हम्म, हमारे लिए हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग पे है, रिसेशन पे है। उसके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। यहाँ पे मैं ग्लोबल हम्म, मार्केट को लेके ही बात करूंगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के टूल्स ज्यादा अवेलेबल हैं, उनको ट्रैक करना इजिली होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टूल्स है जिसकी बेसिस पे हम देख सकते हैं कि मार्केट रिसेशन में है या मार्केट बूमिंग या रिसेशन में है या फिर आ सकता है। हम्म, क्योंकि एक्चुअल में रिसेशन जी, होता क्या है, जब ग्रोथ निगेटिव हो जाए। बट लेकिन हम्म, काफी अभी के सिनारियो पे सबको पता है कि ग्रोथ निगेटिव हो जाएगी, रिसेशन है। बट उससे पहले भी लोग आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि रिसेशन आ सकता है। तो उसको हम कैसे कर हम्म, सकते हैं, तो दो मेजर इंडिकेटर्स के बारे में मैं बात करूंगा। पहला तो एक इंडिकेटर है जिससे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूड है या फेयर प्राइस पे है। तो ग्लोबल मार्केट में एक सिंपल सा इंडिकेटर है जहां पे यूएस की जीडीपी को यूएस के मार्केट कैप के, स्टॉक मार्केट में जो
लिस्टेड कंपनीज हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करके एक रेशो निकाला जाता है, जीडीपी एंड मार्केट कैप रेशो। वो रेशो अभी 2022 की स्टार्टिंग में 200% हो गया था, जो अब तक का हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। मतलब यूएस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनकी जीडीपी का 200% है, मतलब दुगना हो चुका है, जो कि ओवर वैल्यूड इंडिकेट करता है। अब वहीं पे हम बात करें कि कितना होना चाहिए, तो पैंडेमिक में जब हमारा कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था और मार्केट करेक्ट हुआ था, तो ये 120 तक गया था, 120 तक गया था, और 120 के आसपास जो उसका एवरेज है वो भी काफी अच्छा बनता हुआ दिखता है। तो अगर 120 के आसपास यहाँ पे वैल्यूएशन रहता है, मतलब जो मार्केट कैप है वो जीडीपी का 120% होता है, तो उसे हम फेयर वैल्यूएशन कंसिडर कर सकते हैं। वैल्यूएशन कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूएशन हमेशा ग्रोथ को एडजस्ट करके चलता है। तो जो जीडीपी है उससे वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा होना बनता है। स्टॉक मार्केट कभी भी आज के प्राइस में नहीं चलता, फ्यूचर के प्राइस में चलता है। आप कभी भी कंपनी को इसलिए नहीं खरीदते कि कोई भी कंपनी इसलिए नहीं खरीद रहे कि इसकी वैल्यू 3000 है इसलिए मैं 3000 पे कर रहा हूं। आपको लग रहा है फ्यूचर में इसकी वैल्यू 3000 से ज्यादा हो सकती है, इसलिए आप उसके लिए 3000 पे करने के लिए रेडी होते हो। तो जो मार्केट में जो प्राइस होगा वो उसके वैल्यू से ज्यादा होगा, लेकिन वो वैल्यू सही है गलत है वो हम उसके ग्रोथ के हिसाब से ही देख सकते हैं, ग्रोथ उसे जस्टिफाई कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे 120% का अगर रेशियो रहता है तो उसे हम फेयर वैल्यू मानते हैं, अभी जो कि 140% के आसपास चल रहा है। 200 था 2022 की स्टार्टिंग में, अभी 140 आ गया है, जो कि अपने फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो अभी हम ग्लोबल मार्केट को ये नहीं बोल सकते कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, फेयर प्राइस से थोड़ा सा ही ज्यादा है, जिसको हम थोड़े बहुत करेक्शन में फेयर वैल्यू के आसपास आता हुआ देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, रिसेशन अगर हमें मार्केट में रिसेशन है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करना है, तो हमारे पास एक टूल्स होता है, यील्ड कर्व इन्वर्जन। यूएस मार्केट में 2 मेजर बॉन्ड्स हैं, 10 ईयर एंड 2 ईयर्स। इन दोनों में मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और बॉन्ड में ट्रेड करने वाले पार्टिसिपेंट सबसे मैच्योर, सबसे एडवांस पार्टिसिपेंट्स माने जाते हैं। नॉर्मली मेजर फंड हाउसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, बड़े इन्वेस्टर्स ही बॉन्ड मार्केट में होल्ड रखते हैं और उनके मूवमेंट को ड्राइव करते हैं, तो उसके मूवमेंट को सबसे मैच्योर माना जाता है। जब भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड का, मतलब 2 साल के बॉन्ड का यील्ड 10 ईयर लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड से कम होता है, तो उसे हम यील्ड का इन्वर्जन बोलते हैं, और इस सिचुएशन को इकोनॉमी के लिए रिसेशन कंसिडर किया जाता है। स्टार्टिंग में ही काफी मतलब हमने साल की स्टार्टिंग में ही यील्ड का इन्वर्स होते हुए दिखा, मतलब शॉर्ट टर्म बॉन्ड का जो यील्ड था वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड से कम जाते हुए देखा, नीचे जाते हुए देखा, और अभी यील्ड कर्व बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, नियरली 70 बेसिस पॉइंट नीचे चल रहा है, 70 बेसिस पॉइंट नीचे चल रहा है, निगेटिव टेरिटरी पे चल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है मार्केट में अभी भी रिसेशन का डर बना हुआ है, ग्लोबल मार्केट में अभी भी रिसेशन का डर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट में आने वाले टाइम पे ही, और जो कि लॉजिकल भी देखने को लग रहा है। फंड अभी यहाँ पे सेंटिमेंट जरूर इंप्रूव हो गए हैं, लेकिन अगर हम फेड की बात करें तो फेड, हमें भी पता है फेड आने वाले टाइम पे जो फंड रेट अभी 4% है उसे 5% तक ले जा सकता है। रेट पॉलिसी एग्रेसिव से थोड़ा न्यूट्रल हो गई है, बट रेट हाइक अभी भी फ्यूचर में होते हुए दिखेंगे हमें। अब इतना ऐसा जरूर नहीं हो सकता है हर पॉलिसी में हमें 75 का रेट हाइक दिखेगा, कभी 50 होगा, 25 होगा, या फिर हो सकता है कि इस पॉलिसी में अनचेंज भी हो, बट ओवर द पीरियड यहाँ पे रेट हाइक अभी भी होने हैं, सिचुएशन पूरी तरफ से सॉल्व नहीं हुई है। तो 2 चीजें हमने यहाँ पे सीखी। पहले तो हमें ये पता चला कि ग्लोबल मार्केट फेयर वैल्यू पे है या ओवर वैल्यूड पे है, जिसको हम जीडीपी और मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक और आता है कि यूएस का क्यों ले रहे हैं हम, बाकी मार्केट का क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बाकी मार्केट में सभी कंपनियां लिस्टेड नहीं है, यूएस में मेजॉरिटी कंपनीज लिस्टेड है, इसलिए उसके जीडीपी से उसके मार्केट कैप को कंपेयर करके हम ग्लोबल मार्केट का एक सिनेरियो ले सकते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा इजी है, डेटा अवेलेबल है। और ये दोनों ही डेटा को आप गूगल में किसी एन नंबर्स ऑफ फ्री सोर्स वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप इन्हें आराम से इजिली ट्रैक कर सकते हैं। तो ये दोनों इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है रिसेशन का, इकोनॉमी बूम पे है, रिसेशन पे है, और जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है या फेयर प्राइस पे है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का जो सिनेरियो है। तो मीडियम टर्म का जो साइकिल है वो
सेक्टर वाइज सेक्टर चेंज होता है। मीडियम टर्म हम कंपनीज के वर्किंग कैपिटल साइकिल का के बेसिस पे करते हैं। यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने एक साइकिल को कंप्लीट करेगा, तभी वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी और उसके प्राइस में एक डिसेंट फेयर मूवमेंट दिखेगा। तो एक साइकिल कंप्लीट होता है, कम से कम उतना आप मीडियम टर्म के लिए लेके चलिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप 3 साल से 5 साल का टाइम हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो काफी अच्छी बात रहेगी। और अगर सिचुएशन अभी की बात करें, अभी मार्केट में थोड़ा सा स्लो डाउन या फिर उतनी अच्छी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम, अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। मैं सवाल करता हूँ इनकी तरफ से कि जी जी अभी सर। किसी स्टॉक को बाय या सेल करना चाहिए क्योंकि कोई म्यूचुअल फंड उसे खरीद रहा है या बेच रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। बिल्कुल एक वो पैरामीटर है, आप ट्रैक कर सकते हो कि मेजर फंड हाउसेस इन कंपनीज में क्या व्यू रख रहे हैं, क्या वहां से मेजर फंड हाउसेस एग्जिट हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं। ये आपका एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन ये आपका प्राइमरी इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका प्राइमरी इंडिकेटर होगा तो वहां पे ऑब्वियसली आपको आपके डिसीजन मेकिंग में वो फर्क करेगा। आपका वन ऑफ द इंडिकेटर हो सकता है, लाइक आप 7-8 इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, उनमें से अगर आपका एक इंडिकेटर ये है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसी के बेसिस पे ही अगर काम करोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड पे ही इन्वेस्ट करना प्रेफर कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये सिचुएशन क्योंकि वहां पे आप केवल 1-2 स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि वही 1-2 स्टॉक परफॉर्म करे, क्योंकि उस फंड हाउस के पास हो सकता है 20 या 30 स्टॉक्स हो और 20 से 30 स्टॉक के कॉम्बिनेशन से वो परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे और हो सकता है उनका म्यूचुअल फंड काफी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन आपने 1-2 स्टॉक केवल ले लिए कि उसने फंड हाउस ने लिए हैं, तो वो हो सकता है आपको उतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देता हुआ ना दिखे फ्यूचर पे। तो वन ऑफ द इंडिकेटर हो सकता है, बट प्राइमरी इंडिकेटर इसे नहीं रखना है। प्रिया जी सवाल कीजिए। आवाज जी, आवाज आ रही है अब मेरी? जी अब आ जी रही है। मैम, अब आ रही है। जी। तो एक आइडियल पीरियड क्या रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, आइडियल पीरियड मीडियम टर्म पे सेक्टर वाइज आप देखिए उस सेक्टर की एक वर्किंग साइकिल क्या है। वर्किंग साइकिल के हिसाब से एक साइकिल एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए, वो आपके लिए मीडियम टर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के जी। लिए लॉन्ग टर्म में लोग नॉर्मली कैपिटल गेन के हिसाब से देख लेते हैं, बट कैपिटल गेन के हिसाब से आप मत देखिए। एटलीस्ट 3 to 5 ईयर का टाइम फ्रेम लेके चलिए, क्योंकि एक कंपनी को ग्रो करने पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसे री इन्वेस्ट करेगा और फिर वापस ग्रो होगा, उसमें 3 साल तो कम से कम लगते हैं। तो 3 साल के बेसिस पे ही आप उसे 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम पे ही होल्ड कीजिए। और मीडियम टर्म का सेक्टर वाइज सेक्टर चेंज होता रहेगा कि किसका कितना साइकिल है। जी। और अगर सेक्टर स्विचिंग करना है तो क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी? बिल्कुल मैम, सेक्टर स्विचिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर सेक्टर आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा टूल्स होता है और आपको अपनी स्ट्रेटजी में ऐसा करना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं, एग्रेसिव और मॉडरेट इन्वेस्टर जरूर यहाँ पे सेक्टर स्विचिंग कर सकते हैं। और एक और पॉइंट मैं सेक्टर के बेसिस पे ऐड करना चाहूंगा, लाइक अभी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी जो सिनेरियो चल रहा है, रेट हाइक हो रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की। आने वाले टाइम पे जी। थोड़े और टाइम रेट हाइक होंगे, बट हमारी इकोनॉमी है स्टेबल हो जाएगी कुछ टाइम पे, तो हो सकता है इन फ्यूचर रेट कट भी होंगे, तो उनसे कौन से सेक्टर इम्पैक्ट होंगे उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में 3 मेजर जी। सेक्टर्स आते हैं, बैंक, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स। इनको रेट सेंसिटिव इसलिए बोलते हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो नए हैं कि आप देखिए रियल एस्टेट का मैक्सिमम जो डिमांड है वो डिपेंड होता है अगर लोग फाइनेंस करेंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम लोन्स पे ही डील की जाती है, मैक्सिमम लोग फाइनेंस ही करते हैं और रेट के चेंज होने से उनके बिजनेस में फर्क पड़ता है। ऑटोमोबाइल्स में भी कुछ ऐसा ही है और बैंक्स भी ऑब्वियसली वो बोरिंग एंड लैंडिंग का काम करते हैं, तो उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है। तो अगर रेट बढ़ते हैं तो इनके बिजनेस के लिए निगेटिव होता है, रेट कट होते हैं तो इनके बिजनेस के लिए पॉजिटिव होता है।
तो अभी जब फर्दर रेट बढ़ेंगे तो ये सेक्टर हो सकता है उतना अच्छा ना करें, लेकिन अभी क्योंकि अब रेट बढ़ने का साइकिल कम हो गया, रेट कट होंगे, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट अगर किन्हीं सेक्टर को होगा तो वो ये 3 सेक्टर ही होंगे जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा जब रेट कट होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जी रेट कम होंगे तो इनके बिजनेस में और ज्यादा प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा, इनके बिजनेस की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि फाइनेंस चीप हो जाएगा ओवर द जी पीरियड। जी सेठी सर आपके कोई मैं एक सवाल करना चाहूँगा कबीर जी से कि अभी समझो एनएससी इंडेक्स फंड अच्छे बढ़ रहे थे, पहले तो गिरावट आई, गिर रहे थे सब, इंडेक्स फंड ने लीड ली, उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर ने लीड ली, तो बैंकिंग एज ए सेक्टर इंडेक्स फंड से काफ़ी आगे बढ़ गया, 39% तक बढ़ गया है वो इस साल में। तो ऐसे सेक्टर का हमें कहाँ से आइडिया लगना चाहिए, क्या कौन सा सेक्टर बढ़ेगा कि उसके अच्छे स्टॉक को हम पकड़ सकें सही टाइम पर, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी? देखिए यहाँ पे आप अगर सेक्टर वाइज इम्पैक्ट कर सकते हो तो थोड़ा सा आपको फंडामेंटल बेसिस पे देखना पड़ेगा। लाइक अभी जैसे हम ओवर द पीरियड बात करें, जैसे रेट एक तो हमने रेट सेंसिटिव की बात कर ली, रेट सेंसिटिव का क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद जैसे अभी चाइना है, चाइना की सिचुएशन आने वाले टाइम पे उतनी ज्यादा स्टेबल होती हुई हमें नहीं लग रही है, तो उसके कारण जो सबसे ज्यादा सेक्टर इम्पैक्ट होंगे वो मेटल सेक्टर होंगे। तो इस बेसिस में और जब वो सिचुएशन इंप्रूव होगी तो रैली भी सबसे ज्यादा मेटल सेक्टर ही करेंगे। वहीं पे दूसरे सिनेरियो पे अगर हम करेंसीज की बात करें, करेंसी डॉलर में ओवर द पीरियड अगर हम और ज्यादा फर्म व्यू स्ट्रॉन्ग बना के चलेंगे तो वहां पे हमारे आईटी सेक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा रूपी डेप्रिशिएट होगा उतना ज्यादा हमारा आईटी इंपोर्ट भी बढ़ता हुआ दिखेगा इन फ्यूचर। तो उन चीजों को भी हम अपने सामने अपने एनालिसिस में ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अब जो गवर्नमेंट के भी मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज के भी रिपोर्ट आते रहते हैं। एक ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट है, उसके थ्रू उसमें काफी सारी रिपोर्ट्स आती हैं सेक्टर वाइज कि किन सेक्टर्स पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो वहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि किन सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं और वहां पे हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है फंडामेंटल वाइज। फंडामेंटल के अलावा आप वहां पे दूसरे क्वांट एंड टेक्निकल बेसिस में भी काफी सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको वहां पे हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी स्पेसिफिक अगर मैं उन पे पूरा डिटेल करना चाहूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, किसी और सेशन पे हम उस पे डिटेल पे बात कर जी सकते हैं। श्योर तो रफली आप कौन से मूविंग एवरेज लेते हैं मीडियम टर्म के लिए, 50 दिन का, 200 दिन का? देखिए यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज की बात करें मीडियम टर्म के लिए, तो मैं जो सबसे बेटर मूविंग एवरेज प्रेफर करता हूँ, मैं क्रॉसओवर प्रेफर करता हूँ। 200 दिन का मूविंग एवरेज जो हमारे एक साल का इंडिकेट करता है, प्लस 50 दिन का जो हमारे क्वार्टर का इंडिकेट करता है। तो 50 एंड 200 के क्रॉसओवर पे करते हैं, मतलब अगर इन दोनों के ऊपर है तो बुलिस हम एक बुलिस व्यू मेंटेन करते हैं, और इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश व्यू मेंटेन करते हैं। और क्रॉस ओवर जब होता है, जब यहाँ पे 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूव एंड 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जब भी हमें क्रॉस ओवर होता है तो वहां पे हम एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट। तो इन दोनों का क्रॉस ओवर मैंने 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो आप डेली चार्ट में एक डेली चार्ट पे 200 डेज का मूविंग एवरेज एंड 50 डेज का मूविंग एवरेज दोनों ही एक्सपोनेंशियल है, इनको यूज करके अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। ये तो सेक्टर के इंडिकेशन देख सकते हैं, अब सेक्टर के इंडिकेटर सेक्टर देख के सकते भी एग्जैक्टली, क्योंकि सेक्टर मैक्सिमम सेक्टर्स के आजकल चार्ट अवेलेबल है, तो उनके चार्ट्स में भी आप ये चीजें यूज करके देख सकते हो। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है आपने बताई, और भी आपने एनालाइज किया, दूसरा भी जानकारी दी। प्रिया जी, आपको कोई सवाल है? जी तपेश जी आप कोई और एडवाइस देना चाहेंगे या और कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल। एक और पॉइंट, जैसे हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो आपको कैसी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं जल्दी से बताना चाहूंगा। आपकी जो स्ट्रैटेजी जी है, आपका जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो वो आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन बेसिस पे रहता है, वहां पे आपका मेजर फोकस ग्रोथ पे होना चाहिए।
अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो आप कभी भी वैल्यूएशन मत देखो, ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रखो। और अगर आप मीडियम टर्म कर रहे हो तो आप ग्रोथ से ज्यादा वैल्यूएशन पे फोकस रहो। तो ये एक थंब रूल है जो आप बना के रख सकते हो। प्लस आप अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अपने एज के हिसाब से करो। एक सिंपल सा थंब रूल है, 100 डिवाइड बाय योर एज। अगर आपकी एज 30 है, मतलब आप 30% कंजर्वेटिव में रखो, 70% एग्रेसिव में रखो। एग्रेसिव मतलब इक्विटी वगैरह में आप रख सकते हो, ग्रोइंग एसेट क्लास में रख सकते हो। 30% आप डेट फंड्स या फिर मतलब जिन पे बहुत इनकम ओरिएंटेड एसेट पे रख सकते हो। वहीं पे एज जैसे बढ़ती जाएगी, लाइक 50 साल का कोई इंसान हो गया है तो उसका 50-50 हो जाना चाहिए, और कोई 70 साल का हो गया है तो उसका इक्विटी में पोर्शन नाम का 30% हो जाएगा और मेजर सेफर एसेट क्लास पे हो जाएगा। तो ये एक रूल आप यूज कर सकते हो। तो पहली चीज अपना जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आपका रिस्क कैपेसिटी चेंज होता जाएगा आपके एज के हिसाब से, तो आइडियली यहाँ पे सबका ऑब्वियसली रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होगा। बट अगर हमें यहाँ पे पैन इंडिया के ऑडियंस को एडवाइस करना है तो उनकी एज एक अच्छा पैरामीटर हो सकता है। और वहीं पे दूसरा चीज है, अब ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए, वैल्यूएशन मीडियम टर्म के लिए फोकस रखिए। क्योंकि आपको अगर वेल्थ एक्यूमुलेशन करना है तो वहां पे आपको वैल्यूएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोथ रहेगा, और अगर आपको मीडियम टर्म पे गेन चाहिए तो आप ग्रोथ से ज्यादा वैल्यूएशन पे फोकस कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया एडवाइस दी तपिश जी आपने। मैं आशा करती हूँ दर्शकों को पसंद आएगा। तो तपिश जी, आज समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते। हाँ, अ,